हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके रखा गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने टाइप से पूछे गए हैं, उन समस्त प्रश्नों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और जब भी परीक्षा में आप इस वीडियो को देख करके जाएं तो आपको इन वीडियो से परीक्षा में बहुत सहायता मिले और आपके प्रश्न जो है कोई गलत हो ना होने पाए। फ्रेंड्स, बस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ए जेरेमी बेंथम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी एडम स्मिथ, डी जॉन लॉक। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है डी जॉन लॉक सही होगा। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि उदारवाद की जो मूल विशेषता है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, और जॉन लॉक ने अपने जो विचार दिए उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना है जिसको कि राज्य भी उससे छीन नहीं सकता है। राज्य स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानने के कारण, राज्य के कार्यों के सीमित समर्थन करने के कारण और राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानने के कारण उदारवाद का जनक जो है हम लॉक को मानते हैं। तो प्रश्न 1 का डी जॉन लॉक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो, एडम स्मिथ, मार्क्स, लॉक। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है बी एडम स्मिथ होगा। उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। आप नकारात्मक उदारवाद पढ़े होंगे, व्यक्तिवाद पढ़े होंगे, तो उसमें राज्य के जो हस्तक्षेप का सिद्धांत था उसको आर्थिक आधार पर किसने प्रतिपादित किया था? तो एडम स्मिथ ने। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि किसने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात कही है, तो वो होगा विकल्प ए बी एडम स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एडम स्मिथ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से कौन सा एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? उदारवाद की मूल मान्यता कौन सी नहीं है? तो पहला ए है अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। बी राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। सी व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। डी राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें विकल्प ए देखिए, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है, क्योंकि उदारवाद यह मानता है कि अधिकार जो है वो राज्य से पहले है। आपने लॉक को पढ़ा होगा, लॉक जो कि उदारवाद का जनक माना जाता है, उन्होंने राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में ही व्यक्ति के 3 अधिकारों की बात की, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो उदारवादी है वो ये मानते हैं कि राज्य से पहले ही व्यक्ति को अधिकार मिले हुए थे, तो अधिकारों का प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह उदारवाद की मान्यता नहीं है। वो ये मानते हैं कि राज्य से पूर्व भी अधिकार व्यक्ति को मिले हुए थे, और बाकी इसको छोड़ करके तीनों जो हैं बी सी डी ये उदारवाद की मान्यता है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, सभी उदारवादी मानते हैं। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, ये भी मानते हैं, क्योंकि उदारवाद का जो व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है ये, और ये व्यक्ति को साध्य मानती है और राज्य को एक साधन मानती है। डी राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, ये भी सही है कि राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों ने किया है, ये सभी उदारवादी मानते हैं। तो तीनों सही हैं, एक जो है उदारवाद की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, अंशतः एक साधन है, अंशतः एक साध्य है, न साधन है न साध्य है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर ए होगा, किसी साध्य के लिए एक साधन है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य जो है वो एक साधन है और साध्य कौन है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति के यानी साध्य के लिए राज्य क्या है? एक साधन है। तो इसमें से 4 का ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स
कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, और कारण कह रहा है कि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो फ्रेंड्स, कथन जो है सकारात्मक उदारवाद की बात कर रहा है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, तो एकदम सही है। नकारात्मक उदारवाद राज्य को बहुत कम कार्य देता है, न के बराबर देता है, लेकिन सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य देता है। वह संपूर्ण समाज के कल्याण की वृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है, ये भी सही है कि क्योंकि सकारात्मक उदारवाद जो है वो लोक कल्याण के कार्य राज्य के ज़्यादा नज़दीक है। तो दोनों सही हैं, कथन और कारण वो दोनों सही हैं, और कथन की व्याख्या जो है वो कारण कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही होगा कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? मार्क्सवाद ने, समाजवाद ने, उदारवाद ने या गांधीवाद ने? तो फ्रेंड्स, संपत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, जो कुछ भी वो अर्जित कर रहा है उस पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, यह उदारवाद की मान्यता है। जॉन लॉक ने इसीलिए कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, इसको उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो संपत्ति के अधिकार की मांग जो है, इन तीनों जो विकल्प दिए हैं, अन्य विकल्प दिए हैं, उनमें उदारवाद की सही है। तो विकल्प सी जो है 6 का उदारवाद जो है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? ए मैकगवर्न का, बी लास्की का, सी लूथर का, डी डनिंग का? तो फ्रेंड्स, जो ये स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है, यह स्टेटमेंट जो है ए मैकगवर्न का है। इन्होंने कहा था कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। यानी कि इनके अनुसार उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। तो यह स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे देखिएगा। उत्तर जो है 7 का ए मैकगवर्न, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, न्याय प्रशासन और बाह्य आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल है, इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा भी शामिल किए जा सकते हैं, परंतु सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, उदारवाद में आप दो पढ़े, उदारवाद को दो पार्टों में हम बांट के देखते हैं, एक नकारात्मक उदारवाद, एक सकारात्मक उदारवाद। अगर इसमें नकारात्मक उदारवाद की दृष्टि से देखेंगे तो पहला और दूसरा सही होगा, अगर सकारात्मक को लेंगे तीसरा सही होगा। लेकिन जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, केवल उदारवाद कहे, इसमें नकारात्मक और सकारात्मक में भेद न करें, तो आप हमेशा जो है नकारात्मक उदारवाद को लेकर के ही उत्तर प्रश्न को देखिएगा, उसी नज़रिए से देखिएगा और उसी अनुसार जो विकल्प सही हो उसी को टिक करिएगा। तो आप जब इस हिसाब से देखेंगे तो आपका इसमें से दूसरा बी 1 और 2 दोनों सही हैं, यही विकल्प जो है सही रहेगा। ए कह रहा है कि पहला सही है, बी कह रहा है एक पहला और दूसरा सही है, सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, और डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का सीमित है, न्याय प्रशासन और बाह्य आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल है। तो उदारवाद का मूल का जो मूल है यही है कि राज्य जो है वो बाह्य आक्रमण से हमारी रक्षा करे, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो इसमें से ये दो सही हैं। अगर सकारात्मक की दृष्टि देखोगे तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको केवल नकारात्मक वाले का ध्यान में रखते हुए अगर उसी को हिसाब से विकल्प में जो उत्तर सही है वही मारना है। अगर यहाँ पर सकारात्मक दे देता कि सकारात्मक उदारवाद सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, तो हमारा विकल्प सी सही होता है 1 2 3, ठीक है। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक नहीं दिया है, केवल उदारवादी सिद्धांत के अनुसार दिया है, तो हम उसको नकारात्मक उदारवाद की दृष्टि से देखेंगे। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 8 का जो है बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। कौन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य,
प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहला विकल्प जो है बुर्जुआ राज्य, यह जो है उदारवाद से मेल नहीं खाता है। इसको छोड़ करके जितने हैं प्रतिनिधि सरकार हुआ, लोक कल्याणकारी राज्य हुआ, सीमित सरकार है, ये उदारवाद का है, ये उदारवाद से मेल खाते हैं। बुर्जुआ राज्य जो है वो मार्क्सवादी सिद्धांत का है, जो कि ये मानते हैं कि राज्य पर जो है पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। बुर्जुआ राज्य का मतलब पूंजीपतियों का राज्य। तो यह जो है मार्क्सवाद का सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत से मेल खाता है, न कि उदारवादी सिद्धांत से। तो 9 का ए बुर्जुआ राज्य ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत है वो व्यक्ति स्वतंत्रता। यह सिद्धांत चाहे उदारवाद हो चाहे व्यक्तिवाद हो, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, यही इनका मूल सिद्धांत है। तो 10 का ए व्यक्ति स्वतंत्रता जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि कौन सा सिद्धांत राज्य को रात्रि पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर भी बी उदारवादी सिद्धांत सही होगा, क्योंकि उदारवादी सिद्धांत ही राज्य को रात्रि पहरेदार यानी पुलिसमैन की भूमिका में इसका समर्थन करता है कि राज्य को पुलिसमैन की भूमिका में होना चाहिए, पहरेदार की भूमिका में होना चाहिए, यानी उसका कार्य केवल व्यक्ति की सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए। तो यह उदारवादी सिद्धांत से मेल खाता है, इसको छोड़ करके बाकी तीनों से यह मेल खाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उदारवादी दर्शन विकसित हुआ है 13वीं 14वीं शताब्दी में, 14वीं 15वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड्स उदारवाद का जो दर्शन है वो 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। तो 12 का डी 16वीं 17वीं शताब्दी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? ए समाजवाद में, बी उदारवाद में, सी वैज्ञानिक समाजवाद में, डी फांसीवाद में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बी उदारवाद सही होगा। उदारवाद की जब आप विशेषताएं पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि मानव विवेक में आस्था, कि यह मानता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, इसलिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई नियंत्रण मत रखिए, तो व्यक्ति अपना अच्छा विकास कर लेगा। तो मानव विवेक में आस्था जो है ये उदारवाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसकी रचनाओं में मिलती है? कार्ल मार्क्स के, हीगल के, लाक के या मैकियावेली के? तो आप इसका विकल्प फ्रेंड्स सी होगा लाक। ए बी सी डी लिखने में मिस्टेक हो गया है तो आप उसको क्रम से आप ए बी सी डी ही मानिएगा, ठीक है। तो इसका सी लाक जो है वो सही होगा। लाक ने राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत दिया था, इसे उदारवाद का जनक भी मानते हैं। तो राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा जो है किसकी रचनाओं में मिलता है? तो हमें लाक की रचनाओं में मिलता है। विकल्प सी 14 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? ए व्यवसायिक समूहवाद, बी फांसीवाद, सी उपयोगितावाद, डी समाजवाद। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा सी उपयोगितावाद। प्रश्न को समझिएगा, कह रहा है कि कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। तो व्यवसायिक समूहवाद, फांसीवाद, समाजवाद ये उदारवादी सिद्धांत में नहीं आते हैं। उपयोगितावाद जो है उदारवादी सिद्धांत है। उपयोगितावाद का मूल मंत्र क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसका मतलब कि उपयोगितावाद यह मानता है कि राज्य का कार्य क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। तो यानी एक तरह से यह उदारवाद के निकट है। उदारवाद भी यही मानता है कि व्यक्ति का राज्य को वह कार्य करना चाहिए जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जिसमें व्यक्ति को अच्छा लगे, व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। तो वही बात लगभग उपयोगितावादी भी कहते हैं। आप बेंथम को देखे होंगे, बेंथम जो है वह नकारात्मक उदारवाद में आते हैं, वो उदारवादी उनको माना जाता है। और बेंथम का ही ये उपयोगितावाद है। तो ये उपयोगितावाद जो है ये उदारवाद के निकट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15 का सी उपयोगितावाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज की समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला है
समाज का समाजवादी ढांचा, ये जो है उदारवाद का तत्व नहीं है। यह समाज का समाजवादी ढांचा जो है ये समाजवाद का तत्व है। इसको छोड़ कर के बाकी जो स्वतंत्रता है, मुक्त व्यापार है, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है, ये सब के सब उदारवाद की विशेषता है। इसलिए विकल्प ए 16 का सही होगा। 17 है क्वेश्चन नंबर, उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था ए समानता, बी संपत्ति, सी स्वतंत्रता, डी न्याय। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी स्वतंत्रता। मैंने बताया कि उदारवाद का जो साध्य है, उदारवाद का जो मूल लक्ष्य है वो व्यक्ति स्वतंत्रता है। तो 17 का सी स्वतंत्रता सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है ए लोकतांत्रिक समाजवाद के, बी राष्ट्रीय समाजवाद के, सी श्रेणी समाजवाद के, या डी संशोधनवादी समाजवाद के। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ए लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता भी मिली होती है और राज्य का नियंत्रण भी उसके ऊपर होता है। यानी कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, कुछ चीज़ें सरकारी भी होती हैं। और सकारात्मक उदारवाद जो है इसी के निकट है। सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किसमें होती है? अराजकतावाद में, गांधीवाद में, मार्क्सवाद में, उदारवाद में। तो फ्रेंड्स व्यक्ति के स्वहित की सबसे ज़्यादा रक्षा जो है वो उदारवाद में होती है। 19 का डी उदारवाद सही होगा, क्योंकि उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति के ऊपर हस्तक्षेप की बात करता है, नियंत्रण के अभाव की बात करता है। तो उसकी व्यक्ति के हितों की रक्षा सबसे ज़्यादा किस में होती है? उदारवाद में। तो 19 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है शक्ति सिद्धांत में, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में, स्वाभाविक उद्भव संबंधी ग्रीक सिद्धांत में, या डी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की जो सहमति है वो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि उदारवाद के जो जनक लाक हैं उन्होंने ही सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हाब्स, लाक, रूसो तीनों ने दिया था। तो एक तरह से जो जिसके जनक हैं लाक वो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति जो है वो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो 20 का बी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, निर्धनों का, धनवानों का, या सबका? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। इसका उत्तर होगा धनवानों का। उदारवाद तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन यह वास्तव में लास्ट में जब उदारवाद के आप दोष देखेंगे तो उसमें दोष में ये आएगा कि यह जो है विचारधारा को जब अपनाया गया तो उसमें धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई बढ़ती गई। धनवानों के पास ज़्यादा, कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा हो गई, अब बाकी लोग निर्धन हो गए। तो इससे किसके हितों की रक्षा हुई? सबकी भलाई नहीं हुई, ये धनवानों के हितों की बात करता है। इसीलिए उदारवाद को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा जाता है कि यह जो है सबके हितों की, सबके कल्याण की बात करता है, लेकिन सबके कल्याण की आड़ में वास्तव में यह धनवानों के हितों की बात करता है। तो उदारवाद किसका हित चाहता है? तो 21 का सी होगा, धनवानों के हितों का ज़्यादा चाहता है। दिखाने के लिए तो इसका सिद्धांत है कि सबकी भलाई करता है, लेकिन वास्तव में ये धनवानों के हितों की बात करता है। तो 21 का सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर, मार्क्स, माओ, या स्मिथ? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर डी स्मिथ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये क्वेश्चन आ चुका है, तो दूसरे तरह से पूछा था इसलिए इसको फिर से डाल दिया गया है कि नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, निम्न में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर ए उदारवाद, बी मार्क्सवाद, सी लोक कल्याणकारी राज्य, या डी उक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर समझ ही गए होंगे, विकल्प ए उदारवाद है। अभी मैंने बताया
कि उदारवाद को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है। यानी कि यह विचारधारा जो है सबके कल्याण की बात करती है, जो कि सिद्धांत में दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में यह पूंजीवाद के लिए ही कार्य करती है। विचारधारा पूंजीवाद के हितों का ही संवर्धन करती है, तो इसलिए इसे पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है। तो 23 का ए उदारवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण पूर्वगामी था। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य का प्रारंभिक उदारवादी चरण, प्रारंभिक उदारवादी चरण मतलब नकारात्मक उदारवाद, यह किसके पूर्वगामी था? पूर्वगामी ने नकारात्मक उदारवाद किसके पहले आया था? तो उत्तर क्या होगा, ये सकारात्मक उदारवाद के पहले आया था। नकारात्मक उदारवाद पहले आया, इसके बाद सकारात्मक उदारवाद आया। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रारंभिक उदारवादी चरण यानी नकारात्मक उदारवाद किसका पूर्वगामी था, यानी किसके पहले आया था? तो विकल्प ए जो है वो सकारात्मक राज्य या सकारात्मक उदारवाद का, ये सही होगा। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी क्या था? समष्टिवाद राज्य का, कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का। तो ये सब जो है इस सब के पहले जो है नकारात्मक उदारवाद नहीं आया था। नकारात्मक उदारवाद पूर्वगामी किसका था? सकारात्मक उदारवाद की, यानी सकारात्मक उदारवाद से पहले नकारात्मक उदारवाद था, या कह सकते हो कि नकारात्मक उदारवाद के बाद सकारात्मक उदारवाद आया। तो विकल्प 24 का ए सकारात्मक राज्य का, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए उदारवाद सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा का विरोधी है। बी उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का पक्षधर है। सी उदारवाद सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाने का पक्षधर है। डी उदारवाद जनप्रभुता में विश्वास करता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए विकल्प ए, उदारवाद जो है सभी देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विरोधी है, जो है यही जो है सिद्धांत, यही जो है कथन जो है वो सत्य नहीं है। बाकी जो है तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। उदारवाद देखिए फ्रेंड्स सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करता है, क्योंकि जब सब देश स्वतंत्र रहेंगे, देश पूरे विश्व में शांति रहेगी, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी, तभी पूंजीवाद का विकास सही से हो पाएगा। तो इसलिए उदारवाद सभी देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा का विरोधी नहीं है, बल्कि सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये समर्थन करता है कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके अलावा ए को छोड़कर के जो तीनों कथन है बी सी डी, यह उदारवाद के विषय में सत्य है। उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है कि सबको राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदारवाद सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी इसकी मूल अवधारणा क्या है? स्वतंत्रता। तो ये हर तरह की स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सभी तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। सभी तरह की स्वतंत्रता का ये पक्षधर है। और उदारवाद जनप्रभुता में विश्वास करता है, यानी कि लोगों की सत्ता में विश्वास करता है, क्योंकि उसका मानना है कि लोगों ने मिलकर ही राज्य का निर्माण किया है, इसलिए संप्रभुता जनता के पास होनी चाहिए। तो उदारवाद जनप्रभुता में विश्वास करता है, ये भी सही है। तो 25 का ए जो है वही गलत है, उदारवाद के विषय में वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि उदारवाद के उदय में निम्न में से किस क्रांति का योगदान नहीं था? तो फ्रेंड्स उदारवाद के उदय में किसकी योगदान नहीं था? पुनर्जागरण का, धर्म सुधार आंदोलन का, वैज्ञानिक क्रांति का, या रूस की क्रांति का? तो इसमें फ्रेंड्स देखिए विकल्प डी, रूस की क्रांति जो है वो सही होगा। उदारवाद के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, तीनों का योगदान था, लेकिन रूस की क्रांति का उदारवाद के उदय में कोई योगदान नहीं था। तो 26 का डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची इधर दिया है, इधर सूची 2 दिया है। सूची ये कह रहा है कि शब्द नहीं केवल राज्य, यानी इधर एक तरह से जो है कथन कहा गया है वो किस विचारधारा संबंधित है उसको बताया गया है। शब्द नहीं केवल राज्य, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, राज्य व्यक्ति के लिए है, विकासवाद से समाजवाद की ओर। इधर जो है विचारधारा में मार्क्सवाद, फांसीवाद, फेबियनवाद और उदारवाद दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स शब्द नहीं केवल राज्य, यह किसका है? फांसीवाद का है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह कथन जो है मार्क्सवाद संबंधित है, ये मार्क्सवाद का है। राज्य व्यक्ति के लिए है, ये उदारवाद के लिए है। और विकासवाद से समाजवाद, यह किसका है? फेबियनवाद के लिए है। तो यानी कहने का मतलब कि क्या सही होगा? तो 2, 1, 4, 3
यानी कि विकल्प बी जो है 2, 1, 4, 3 यही सही है। इसको छोड़ करके ऊपर जो तीनों दिए गए हैं वो गलत हैं। तो फ्रेंड्स 27 में से सूची को जब आप मिलाएंगे तो उत्तर क्या होगा? शब्द नहीं केवल राज्य फांसीवाद से, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ बार्सवाद, राज्य व्यक्ति के लिए है उदारवाद, विकासवाद से समाजवाद फेबियनवाद का है। तो 2, 1, 4, 3 ये सही है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गालब्रेथ, कीन्स, मैकफरसन और रूजवेल्ट। तो फ्रेंड्स यह उत्तर जो है वो गालब्रेथ का है। विकल्प ए गालब्रेथ जो है वो सही है। गालब्रेथ का मानना ये है कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक इनकी है कि इंडस्ट्रियल स्टेट यानी औद्योगिक राज्य, इसमें ये माना है कि उदारवादी जो है आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य जो है वो एक औद्योगिक राज्य बन गया है। औद्योगिक राज्य का मतलब ऐसा राज्य जिसके पर नियंत्रण जो है उद्योगों का हो, पूंजीपतियों का हो। तो यह जो औद्योगिक राज्य की विचारधारा है उदारवाद के विषय में, ये किसने दिया था? गालब्रेथ ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था? इंडस्ट्रियल स्टेट में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 28 का ए गालब्रेथ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य का प्रभावकारी कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। यह कथन संबंध है उपयोगितावाद से, उदारवाद से, लोक कल्याणकारी राज्य से या समाजवाद से? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा बी उदारवाद। राज्य का क्षेत्र क्या है कि आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना, यानी कि व्यक्ति के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं राज्य का कार्य है उन बाधाओं को दूर करना। यह उदारवाद से मेल खाता है और खासकर सकारात्मक उदारवाद से मेल खाता है। ग्रीन को जब आप पढ़ेंगे तो ग्रीन ने राज्य के कार्य क्षेत्र में बताते हुए यही लिखा था कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। बाधाओं को बाधित करना मतलब व्यक्ति के विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उस बाधाओं को दूर करे, यह राज्य का कार्य है। तो बाधाओं को दूर करना यह आवश्यक रूप से किस विचारधारा से संबंध लगता है? तो ये उदारवाद से संबंध लगता है। 29 का जो है बी उदारवाद सही है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कथन और कारण है। निम्नांकित कथनों को पढ़ें। कथन दिया है, कारण दिया है, और कथन कह रहा है कि उदारवाद 16वीं शताब्दी के बाद के वैचारिक वातावरण में उद्भव हुआ था। सही है, इसका उदय जो है 16वीं शताब्दी के बाद के वातावरण में हुआ था। और कारण कह रहा है कि यह व्यक्ति की गरिमा, विवेक, स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व पर बल देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उदारवाद जो है व्यक्ति की गरिमा, विवेक और स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व पर बल देने के लिए ही 16वीं शताब्दी में इस विचारधारा का उदय हुआ था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है वो कारण की व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इस कूट का विकल्प ए जो है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? तो सकारात्मक उदारवाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक उदारवाद की बात कर रहा है तो हम सकारात्मक उदारवाद की ही बात करेंगे। तो राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? संपत्ति की सुरक्षा, यह रोगों से सुरक्षा, राज्य एवं व्यक्ति की सुरक्षा और समाज कल्याण में अभिवृद्धि। तो फ्रेंड्स सकारात्मक उदारवाद जो है वो समाज कल्याण की तरफ अभिमुख हो जाता है। सकारात्मक उदारवाद से कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब समाज के कल्याण की बात जो करता है। तो सकारात्मक उदारवाद से संबंधित कौन सा है? समाज कल्याण की अभिवृद्धि जो है, यह कार्य जो है सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। तो 31 का डी सकारात्मक समाज कल्याण में अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषय तक सीमित करता है? व्यक्ति की बाह्य आक्रमण से आंतरिक उपद्रवों से रक्षा करना, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा करना, व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा करना। ये किसके कार्य में आता है? उपयोगितावाद के, उदारवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के, फांसीवाद के। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना चीज़ के कार्य दिया गया राज्य के, अगर ये पूछेगा तो ये नकारात्मक उदारवाद से संबंधित है।
तो यहाँ अगर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देता तो नकारात्मक उत्तर सही होता, लेकिन अगर नकारात्मक और सकारात्मक नहीं दिया है, केवल उदारवाद दिया है, तो ये उदारवाद से संबंधित होगा। तो विकल्प बी उदारवाद सही होगा। 32 का बी उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन ए यद भाव्यम नीति समाज के आर्थिक क्रियाकलाप में राज्य के हस्तक्षेप करने से रोकती है, और कारण कह रहा है कि उदारवादी हितों की प्राकृतिक एक रूपता में विश्वास करते हैं। और नीचे कूट दिया गया है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न कथन कर रहा है कि यद भाव्यम नीति जो है समाज के आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य के हस्तक्षेप को रोकती है। यद भाव्यम की नीति का मतलब जैसा व्यक्ति को भाए उसको वैसा करने दिया जाए, यही है यद भाव्यम की नीति। यह नीति क्या कहती है कि व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो सही है कथन, कथन सही है। कारण क्या कह रहा है, उदारवादी हितों की प्राकृतिक एकरूपता में विश्वास करते हैं। तो ये कारण भी सही है कि उदारवादी जो है हितों की प्राकृतिक एकरूपता में विश्वास करते हैं, मतलब कि वो मानते हैं कि प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है, तो सबके हितों की ये बात करते हैं, सबके हितों की एकरूपता की बात करते हैं। तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो विकल्प बी मेरे ख्याल से इसमें सही होगा कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 33 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि नकारात्मक उदारवाद को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो आपको बताया गया था कि नकारात्मक उदारवाद को कई नामों से जानते हैं, तो उसमें से प्रश्न पूछ रहा है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है। परंपरागत उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, हस्तक्षेप उदारवाद। तो फ्रेंड्स नकारात्मक उदारवाद को हम आधुनिक उदारवाद के नाम से नहीं जानते हैं। आधुनिक उदारवाद ये सकारात्मक उदारवाद का नाम है। इसको छोड़ करके जितने 3 नाम दिए गए हैं वो सब नकारात्मक उदारवाद के ही नाम हैं, उसी के पर्यायवाची हैं। तो 34 का सी आधुनिक उदारवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई, बी आतंकवाद की निर्णायक विजय हो गई, सी उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रांसिस फुकुयामा ने जो ये स्टेटमेंट जो बात कही है, इसमें उनके अनुसार कि ये उत्तर सही होगा कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई। यह किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था? उनकी एक पुस्तक है फ्रेंड्स, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में उन्होंने ये कहा था कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई। किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। एक का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। तो दोनों गुटों में प्रतिद्वंदता थी। यह 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, 2 गुटों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 विचारधारा की भी लड़ाई थी। जो अमेरिका गुट था, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और उसमें जितने देश सम्मिलित थे वो अमेरिका गुट में आ गए। जिसका नेतृत्व साम्यवाद सोवियत संघ कर रहा था, तो वो उसमें जितने देश सम्मिलित थे वो सोवियत गुट में आ गए। तो पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। अमेरिका गुट की जो विचारधारा थी वो उदारवादी विचारधारा थी, वो पूंजीवादी विचारधारा थी, और सोवियत संघ गुट की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी। तो एक तरह से 2 देशों को 2 गुटों का टकराव नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का टकराव था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इस तरह से यह माना गया कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, बल्कि साम्यवादी विचारधारा का विघटन हो गया, और उदारवादी विचारधारा यानी पूंजीपति की विचारधारा की विजय हो गई। उसी बात को फ्रांसीसी फुकुयामा ने लिखा है कि 1991 के साम्यवाद का विघटन जब हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई। यानी कि साम्यवाद अब नहीं रहा, उसकी विचारधारा पराजित हो गई। अब विजय किसकी हुई? उदारवादी विचारधारा की, पूंजीपति विचारधारा की। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स,
अहस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? सकारात्मक उदारवाद की, समाजवाद की, श्रेणी समाजवाद की या नकारात्मक उदारवाद की? तो फ्रेंड्स, अहस्तक्षेप की नीति जो है वो नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। नकारात्मक उदारवाद मानता है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो फ्रेंड्स, इसमें ए होगा उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। तो ए लोकतंत्र या व्यक्तिवाद जो है फ्रेंड्स वो सही होगा। तो 37 का ए उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का समर्थक नहीं है? तो आपको नकारात्मक उदारवाद के कौन कौन से समर्थक हैं ये भी बताया गया था। तो नकारात्मक उदारवाद के समर्थक कौन नहीं है आपको ये छांटना है। जॉन लॉक नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं, एडम स्मिथ समर्थक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर समर्थक हैं, डी ग्रीन यही जो है नकारात्मक उदारवाद के समर्थक नहीं हैं। बाकी इनको छोड़ करके जितने भी 3 विचारक दिए गए हैं ये सारे के सारे नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से कौन सा विचारक सकारात्मक उदारवाद का समर्थक नहीं है? अब यहाँ छांटना है आपको कि सकारात्मक उदारवाद का कौन समर्थक नहीं है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स ये सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। बेंथम यही सकारात्मक उदारवाद के समर्थक नहीं है। बेंथम का नाम जो है नकारात्मक उदारवादियों में आता है। ग्रीन सकारात्मक उदारवादी हैं, लास्की सकारात्मक उदारवादी हैं, लेकिन बेंथम जो हैं वो नकारात्मक उदारवाद में आते हैं। तो इसमें सकारात्मक उदारवाद के समर्थक कौन नहीं हैं? तो बेंथम जो है वो सकारात्मक उदारवाद के समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। प्रश्न करा आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता पूछ रहा है कि आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता का मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी राज्य की विशेषता है। इसको छोड़ करके बाकी जो तीनों हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, जनता को मूल अधिकार मिले, एक से अधिक राजनीतिक दल रहें ताकि व्यक्ति को जो है अपना सरकार चुनने की उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता रहे। तो ये सारी की सारी जो है विशेषता जो है वो आधुनिक उदारवाद की है। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन ये समाजवाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है निम्न में से किसी सकारात्मक उदारवाद के नाम से नहीं जाना जाता है? निम्न में से किसे जो है सकारात्मक उदारवाद के नाम से नहीं जाना जाता है? यानी सकारात्मक उदारवाद के नाम से किसको नहीं जाना जाता है? सुधारवादी उदारवाद, संशोधनात्मक उदारवाद, चिरसम्मत उदारवाद या सामाजिक उदारवाद। तो फ्रेंड्स इसमें से चिरसम्मत उदारवाद को हम सकारात्मक उदारवाद के नाम से नहीं जानते हैं। चिरसम्मत उदारवाद को हम नकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं। इसको छोड़ करके जितने 3 नाम हैं, सुधारवादी उदारवाद, संशोधनात्मक उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, ये सब के सब जो है सकारात्मक उदारवाद के ही पर्यायवाची है और चिरसम्मत उदारवाद जो है ये ही नकारात्मक उदारवाद का है। क्वेश्चन नंबर 42 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से किस पुस्तक को उदारवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये देखिए टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये लाक की पुस्तक है और इसी पुस्तक को उदारवाद की बाइबिल कहा जाता है। लेवियाथन हाब्स की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जो है रूसो की पुस्तक है और रिपब्लिक जो है ये प्लेटो की पुस्तक है। तो इसमें से उदारवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो निकलती रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाती रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट की वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।